स्टूडेंट, एक्सेलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो नए जोश और नई ऊर्जा के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम लोग जो है पिछले क्लास में देखा था गॉस प्रमेय और साथ ही साथ संधारित्र क्या है, और संधारित्र पर क्वेश्चन हमने करवाया था श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और सब मिला करके आपने देखा था कि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला बन के आता था 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और समानांतर क्रम में जो बन के आता था C1 + C2 + C3। तो इससे पता चलता है कि आपको बताए थे कि श्रेणी क्रम समूहन में संधारित्र का मान क्या होता है, घटता या बढ़ता है? तो आप बोलेंगे घटता है, और समानांतर क्रम में बढ़ता है संधारित्र का मान। यही ध्यान देना है। प्रतिरोध की बात करेंगे अब जस्ट। अब हम लोग का जो चलेगा विद्युत धारा और सरल परिपथ। विद्युत धारा प्लस सरल परिपथ। तो विद्युत धारा और सरल परिपथ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम का नियम, जो कि सब लोग जानता होगा। ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि इसका जब ग्राफ बनाओगे वोल्टेज और करंट का, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, ये करंट है और ये वोल्टेज है, जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये एक समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। इसे कहते हैं ओम का नियम। V = IR, जहां R क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी चालक के लिए, किसी भी प्रतिरोध के लिए कांस्टेंट होता है वो R। तभी तो बोला गया है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस पर ध्यान देना है। ओम का नियम। ओम का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर में, चूंकि 10th क्लास में ज्यादातर पूछा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम से अब बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोधों का समूहन से क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिरोधों का समूहन से क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन। तो इसमें पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा होता है समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन कहाँ गया मिटाने वाला? इधर। तो क्या कर रहे हो? श्रेणी क्रम समूहन हम लोग देखते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस तरह से आपको जान लेना है ये श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन का जो आपका R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है। इसका जो फॉर्मूला होता है Req R1 + R2 + R3 + R4, इस तरह से जितना उतना कर देंगे, है ना। अगर n प्रतिरोध है और सबका समान है, सबका समान है, R प्रतिरोध है तो कितना n है, तो ऐसे सिचुएशन में Req होगा NR। ये इंपॉर्टेंट है, NR, ठीक है ना। n प्रतिरोध हो तब, n प्रतिरोध के लिए है ये। n प्रतिरोध होगा तो ये हम लोग देख रहे हैं श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। n प्रतिरोध के लिए हो गया, ठीक है ना। तो n प्रतिरोध के लिए ये हो गया। और इक्विवेलेंट ये आया कैसे पता है ना, चूंकि आपको बताया था कल भी कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होता है, करंट का नहीं। तो अगर हम वोल्टेज इसमें V डाल दिए हैं, मान के जो वोल्टेज V है अप्लाई कर दिए हैं, तो आप देखोगे कि V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V4, V1 + V2 + V3 + V4। अब V = क्या होता है, IR होता है। तो Req बराबर IR1 IR2 IR3, इस तरह से कट, I कॉमन होगा कट जाएगा, तो Req आ गया R1 + R2 + R3, इस तरह से।
तो प्रूफ भी हो गया, समझ में आया ना। अब देख के बात करते हैं समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, हाँ, करंट का जो अपोज करता है, करंट को जो रोकता है वही प्रतिरोध है, वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध हमेशा रुकावट पैदा करता है करंट को बहने में, इसके कारण गर्मी उत्पन्न होता है। गर्मी बोले तो हीट, हीट बोले तो ताप उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। ये उष्मा किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही पढ़ेंगे, जूल का नियम, जूल का नियम। तो R1 R2 R3 देख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि इसमें वोल्टेज सेम है लेकिन करंट अलग अलग जा रहा है। I1 I2 I3, I करंट इसमें गया तो तीन भाग में बच गया। वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल हर एक का कॉमन ही रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसलिए बोल सकते हैं क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। कॉमन वन ले करके पता चला क्या कि 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस तरह से बन के आता है। यदि n प्रतिरोध हो समानांतर क्रम में तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, n बटे R, n बटे R, 1 बटे R इक्विवेलेंट जो होगा वो n बटे R होगा। लेकिन R इक्विवेलेंट जब पूछोगे तो R बटे n हो जाएगा। तो मतलब ये होता है कि श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और समानांतर क्रम समूह में प्रतिरोध का मान घट जाता है। जाती है तो देखते होंगे आप लोग, गर्म हो जाता है प्रतिरोध। जैसे कि आप देखते होंगे हीटर में, हीटर का कॉइल जो है गर्म हो जाता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है। तो धारा जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है गर्म होने के लिए, है ना। जो हीट होता है, हीट बोले तो उष्मा, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उत्पन्न उष्मा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हीट जो होता है, हीट H, उष्मा क्या बोलते हैं उसको, उष्मा जो उत्पन्न होता है वो होता है I स्क्वायर RT। मतलब क्या होता है कि जो किसी प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और टाइम के समानुपाती होता है। मतलब कि आप को एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है इस क्वेश्चन पर कि धारा उत्पन्न उष्मा किसके समानुपाती होती है, बोलेगा धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रम समानुपाती, कौन सा होगा। तो हाँ, अगर फॉर्मूला पता रहे तो धारा के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होता है। फिर उत्पन्न उष्मा धारा के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो उष्मा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगा, एक टाइम पर एक ही चीज बदलेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब अगर आप धारा को बढ़ा रहे घटा रहे तो ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो इस स्थिति में R और T स्थिर है। क्या है, स्थिर है, मतलब बढ़ाना नहीं है उसका। अगर R भी होना चाहिए स्थिर और T भी होना चाहिए, इससे 5 सेकंड 10 सेकंड तक रखना। R भी एकदम स्थिर रहने से, 5 में तो 5 में रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं घटना बढ़ना चाहिए। अब जब R के हो जाए तो I और T कांस्टेंट रखना है, स्थिर। ये कंडीशन है, यह ध्यान देना आप अच्छे से, ठीक है ना। और जब H समानुपाती T का होगा तो उसमें आपको करंट और प्रतिरोध को कांस्टेंट रखना है। ध्यान से समझना, करंट और प्रतिरोध को स्थिर रखना है। क्या रखना है, स्थिर, एकदम बदलना नहीं है। वैसे सिचुएशन के लिए तीनों को लागू करके उसके बाद लिखते हैं H समानुपाती I स्क्वायर RT। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, इसका मान 1 लेते हैं, ठीक है ना। H बराबर I स्क्वायर RT। अब ये हिट हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें कि पावर कितना जनरेट हुआ, शक्ति इसमें कितना होगा। भाई इसका शक्ति होगा ना, जैसे बल्ब का शक्ति होता है कि नहीं, बल्ब कितना वाट का, बोलता है 100 वाट का, है ना। 100 वाट का बल्ब है, अब तो 20 वाट का 30 वाट का बल्ब आता है,
है ना, एलईडी वाला। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पावर, शक्ति। क्या शक्ति जो होता है इसका I² R होता है, या इसका एक और फॉर्मूला आता है VI, या इसका एक फॉर्मूला आता है V²/R, V²/R। तो इस सब से आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है। क्या बन के आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए पूछ सकता है वोल्टेज तो यही ना है, वोल्टेज ये है, वोल्टेज कभी बदलेगा उसका नहीं। उस स्थिति में प्रतिरोध का मान बढ़ाने से पावर घटेगा, प्रतिरोध का मान घटाने से पावर बढ़ेगा। मतलब P समानुपाती होता है 1/R का। अगर इस सिचुएशन में है तब वोल्टेज कांस्टेंट है, तब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा ना उसमें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि पावर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, R का होता है। इसको मतलब ये हुआ कि अगर इसका मान बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिक घटेगा। देखते होगे बोलता है क्या, ज्यादा प्रतिरोध जब रहेगा ना तो पावर कम लेता है। देखता है ना, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब 31 वाट का बल्ब, तो पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा, 100 वाट का बल्ब। शक्ति ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम का मतलब बहुत ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें, मतलब कि वो ज्यादा पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, पावर को ज्यादा ले रहा है ना, समझ रहे बात को। तो प्रतिरोध में हमेशा ध्यान देना एक चीज है, खर्च करना, खर्च होता है उसमें, पावर हमेशा खर्च होता है किसमें, प्रतिरोध में, ठीक है ना, संग्रहित नहीं होता। संग्रहित किस में होता है, संधारित्र और इंडक्टर में। इंडक्टर बोले प्रेरकत्व में, इसमें शक्ति जो होता है सिर्फ खर्चा होता है। देख तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो खर्च होना कहलाता है शक्ति, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब एक चीज पूछता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ये भी है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कभी कभार 2 नंबर पूछ देगा। तो क्या कीजिएगा, बोलेगा कि R बराबर ρL/A। तो ये रो क्या है, चालक की प्रतिरोधकता है। ये रो, इससे पता ये चलता है कि R जो है समानुपाती किसका होता है, L का। मतलब कि अगर कोई चालक है और उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, तो वैसे सिचुएशन में R बराबर ρL/A होता है। इसका मतलब यह है कि लंबाई बढ़ा देते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई अब प्रतिरोध, अब चालक का एरिया पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटा चालक रहेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध कम होने का मतलब अच्छा चालक है, अच्छा चालक है। अब प्रतिरोध ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा कम चालक है उससे, उसके अपेक्षा। अब ये दोनों को मिलाते हैं। रो क्या है, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। ये किसी भी पदार्थ का फिक्स होता है। आप बोलोगे सर इसका मात्रक क्या होगा, इसका रो का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। कैसे हुआ, रो बराबर निकाले, R हो गया ओम, और एक L से एरिया में हो गया मीटर स्क्वायर, और L लंबाई मीटर, मीटर से वो मीटर का दिया, वो मीटर बचा तो ऊपर चला गया, तो वही का ओम मीटर। इस तरह से करना है। क्वेश्चन आता है जी कि प्रतिरोधकता R बराबर जैसे ρL/A होता है ना, तो बोलेगा कि ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, किसी चालक की लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध क्या गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी चालक की लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध क्या गुना हो जाएगा। जैसे देखो कि मान के चलो हमारे एक चालक था और शुरू में मान के चलो कि L था, एरिया A था, ठीक है ना। तो अगर इसका प्रतिरोध बोलेगा, बोलो क्या होगा, तो R बराबर ρL/A है ना। लेकिन अचानक इसको खींच करके दुगना कर दिया, खींच करके दुगना कर दिया, मतलब जो L होगा वो कितना हो गया, 2L हो गया, पहले का 2L।
तो खींच कर जो दुगना करोगे तो एरिया क्या होगा, पतला हो जाएगा तार की नहीं, तार पतला हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा, तार पतला होगा तो एरिया आधा हो जाएगा, एरिया जो है मतलब ए जो डैश है वो a/2 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में नया प्रतिरोध R1 जो होगा, हाँ क्या चेंज नहीं होगा, ये मतलब कि रो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। रो जो है खींच के पतला कर दो चाहे मोटा कर दो कोई फर्क, तो रो एल का मान कितना, एल बटे एरिया ए डैश, तो एल का मान रो एल का मान होगा 2L बटे एरिया हो गया a/2, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, रो एल बटा ए। तो पहला कितना था, आर था ना, तो आर डैश बराबर 4 × R होगा, पहले का 4 गुना हो जाता है जी। जैसे मान के चलो किसी प्रतिरोध का ओम, किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, तो उसको बोला कि खींचने के बाद दुगना कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 40 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, 40 ओम हो जाएगा, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ रखेंगे 4 × R पहले को प्रतिरोध डाल देंगे, ये होता है। लेकिन कभी कभी आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस पर जो है प्रतिरोध को मतलब चालक को सिर्फ मोटा किया, और बाकी कुछ नहीं, लंबाई वही रहने दिया। चालक को मोटा कर सकते हैं, लंबाई ऊपर से लेयर चढ़ा देंगे, है ना, ऊपर से क्या करेंगे, परत चढ़ा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डाटा दिया हुआ रहेगा सब और सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ज्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। और देखिए इस पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। और क्या हुआ,